बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियां नवाज शरीफ ने नया फ़ैसला किया है और एक्चुअली इसका अगर मैं समरी बयान करूँ तो वो क्या है कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म हो उनका भाई शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हो उनकी बेटी मरीम नवाज़ और अपोजिशन लीडर हो पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। यानी अब अपोजिशन लीडर का एक स्टेटस भी अपने पास रखना चाहते हैं। फ़ैसला बहुत अजीब है जो नवाज शरीफ ने किया, लेकिन पहले नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट। मैंने आपको एक बयान बताया था शहबाज शरीफ का, और शहबाज शरीफ ने उस बयान के अंदर जो बात की थी वो आज हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। शहबाज शरीफ ने कहा था महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता कि मुंह छुपा कर मैं कहाँ जाऊँ। शहबाज शरीफ साहब, आपको मुंह छुपा कर ही वाकई रहना चाहिए। आपका मुंह दिखाना बनता भी नहीं है जो आपने 16 महीने में इस कौम के साथ कर दिया है। जितना जुल्म और जितनी बर्बरियत आपने इस कौम के साथ की, ना सिर्फ लोगों को मारा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जुल्म किया, बर्बरियत की, बल्कि शहबाज शरीफ साहब आपने लोगों की कमर तोड़ दी। आपने इतनी महंगाई की। आपके अपने साथी आपके बारे में क्या कह रहे हैं ज़रा ये सुने, फिर मैं आपको आगे नवाज शरीफ क्या गुल खिलाने जा रहे हैं वो आपको मैं बताता हूँ बाद में। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध PMLN से इनका ताल्लुक, मरीम नवाज़ के बहुत करीबी साथी। वो कह रहे हैं कि नून लीग में शहबाज शरीफ के सामने बहस की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती थी। मैंने जब नून लीग ज्वाइन की तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम मीटिंग्स में बहुत बोलते हो। नून लीग में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि लीडरशिप के आगे बोला जाए ना, अच्छा नहीं समझा जाता। मैं इसका गवाह हूँ। मियाँ साहब को, सिर्फ बड़े मियाँ साहब को भी, छोटे मियाँ साहब को भी, छोटी मियाँ साहब को भी और बाकी सबको भी, उनको सिर्फ खुशामद पसंद है। बस आप दिन रात इनकी खुशामद करें, वो आप तरीका सीख सकते हैं। यानी वो मरीम नवाज़ ने कहा कि वो तरीका हमें आता है और बहुत अच्छे से आता है। ये खुशामद करती भी बहुत अच्छे हैं और करवाने का भी इनको शौक़ है। तो वो कहते हैं मीटिंग में बोलते बहुत तो नून लीग में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। जो कुछ पिछले 2 साल में हुआ, ये मोहम्मद ज़ुबैर कह रहे हैं कि जो कुछ पिछले 2 साल में हुआ उसका दिफा करना मुमकिन ही नहीं है। वो 16 माह पाकिस्तान के बदतरीन साल थे। यानी शहबाज शरीफ ने जो कुछ 16 महीने इस मुल्क के साथ किया वो इतना बदतरीन था कि उसके बाद मुंह छुपाना ही बनता है। मियाँ साहब, आपका मुंह दिखाना आपका बनता नहीं है। अब आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब ने क्या फैसला कर दिया अजीबोगरीब, लेकिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आप देख लें। मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं कौन सी कारकर्दगी है जो आवाम से मिलूं। सवाल उन्होंने पूछा शहबाज शरीफ से, अपने लोगों से, कि कौन सी ऐसी कारकर्दगी, हमने कौन सा ऐसा तीर मारा कि मैं आवाम से जाकर मिलूं। नवाज शरीफ भी वही बात कर रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर भी वही बात कर रहे हैं, हर बंदा वही बात कर रहा है। और शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा कि मैं मुंह छुपाता फिर रहा हूं। वजह क्या है? 16 महीनों में इन्होंने जो गड्ढे खोदे हैं पाकिस्तान के अंदर, अब वो भरे नहीं जा रहे इनसे। इन्होंने इकॉनमी का वो हाल कर दिया है कि IMF ने इनसे उस तरह की शराइत मनवा ली हैं, आपको अब ये बताएंगे नहीं, ये कभी फैक्ट सामने नहीं लाएंगे। तहरीके इंसाफ को, बाकी जमातों को, जमात इस्लामी को, सबको और हुकूमती इत्तेहादी जमातों को मुतालबा करना चाहिए कि जो भी आपने IMF के साथ मुआहिदा किया है उसकी तफसीलात कौम के सामने रखें। ये मुआहिदे की तफसीलात छुपाएंगे आपसे, क्योंकि IMF से ये रिपोर्टें पॉजिटिव किस्म की लेंगे और मुआहिदे की तफसीलात छुपाएंगे और पाकिस्तान को मजीद गिरवी रखते जाएंगे। मुश्किल तरीन मुआहिदा इन्होंने कर दिया IMF के साथ। अब नवाज शरीफ भी वही सवाल उठा रहे कि कौन सी कारकर्दगी है जो आवाम से मिलूं। महंगाई में कमी के लिए शहबाज शरीफ को टास्क दिया है। फिर ये सलमान गनी साहब हैं जो बहुत करीब हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, मिलते रहते हैं, तो उन्होंने उस बुनियाद के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं या जो बात कर रहे हैं वो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कौमी सियासत में नवाज शरीफ का किरदार अब भी ज़ेर बहस है। सियासी मुखालिफिन इनकी खामोशी को किसी खास हिकमत अमली या दबाव का शाखसाना करार दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब उनके हामी ख़ुसूसन हुकूमतों में नून लीग की क़यादत आज भी उन्हें अपनी सियासी और हुकूमती ताकत व महवर करार देती है। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी सहाफ़ियों से मुलाकात की है, कुछ सियासतदानों से मुलाकात की है, वो एक नए बयानिए की तलाश में है। नवाज शरीफ साहब को अपने सियासी करियर में इतने गौते कभी नहीं आए, क्योंकि कुछ भी होता था नवाज शरीफ के साथ पब्लिक की सपोर्ट रहती थी, कम से कम लाहौर में तो रहती थी। नवाज शरीफ से लाहौर भी छिन गया है। रियल रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे एक सोर्स ने बताई कि लाहौर की 14 में से 13 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। सिर्फ एक सीट है जहां पे PMLN जीती है बमुश्किल, और बाकी सीटें उनको दी गई हैं। वो जैसे दी गई हैं फार्म 47 पे, वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। नवाज शरीफ से अपने जो करीबी सहाफ़ी हैं जो उनके लिए बयानियाँ बनाते हैं, उनसे मुलाकात की है। वो करने क्या जा रहे हैं
ये ज़रा आप गौर कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि वो चाहते हैं कि उनका भाई वज़ीर आज़म हो, बेटी वज़ीर आला हो और वो खुद अपोजिशन लीडर हो। यानी ये तो मुमकिन नहीं है ना कि एक ही घर के अंदर अपोजिशन लीडर भी रहता है और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला भी रहते हैं। ये दो नंबरी तो कौम कभी नहीं मानेगी। नूरा कुश्ती तो उन्होंने पहले बहुत कर ली है, हुकूमत भी उनके साथ है और सियासत भी उन्होंने कर दी है हुकूमत के खिलाफ। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मियाँ नवाज शरीफ महंगाई का वावेला कैसे कर सकता है जब उसका भाई महंगाई मुसल्लत कर रहा है? मियाँ नवाज शरीफ बैड गवर्नेंस का रोना कैसे रो सकता है जब उसकी बेटी और उसका भाई जो है वो बैड गवर्नेंस के नए से नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं? तो मियाँ नवाज शरीफ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक मरतबा फिर कोशिश करेंगे। क्या बना पाएंगे? इस इलेक्शन में तो नहीं बना पाए। लोगों ने तो दुर्गत बना दी है, इनकी चंगी मंगी ठोक दी है लोगों ने, इनको वोट ही नहीं डाला। अब आप सुने कि एक्चुअली ये करने क्या चाह रहे हैं। ये जो जजों का खत वाला मामला है ना, नवाज शरीफ साहब मुबैना तौर पे इस पर मुशावरत कर रहे हैं कि मैं इसके अंदर एक फरीक बन जाता हूं और मैं फरीक बन के रोला डाल देता हूं कि देखें जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, ये जज सारे ठीक कह रहे हैं, इससे पहले भी जजेस यही कह रहे थे, पहले भी जजेस के ऊपर दबाव था, आज भी जजेस के ऊपर दबाव है, दबाव की वजह से मेरे खिलाफ फैसले किए गए हैं और वो दबाव जो जजों के ऊपर उस वक्त डाला गया या अदलिया को जो इस्तेमाल किया गया मेरे खिलाफ, सबसे बड़ा विक्टिम तो मैं हूं। मुझे मेरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, मुझे मुल्क से जिला वतन कर दिया गया। मियाँ साहब अब ये नया मंजन लेकर आएंगे। मियाँ साहब इस मंजन को मार्केट में रखेंगे और इस मंजन को बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन मियाँ साहब का ये सारी इमारत खड़ी करने से पहले इसकी बुनियादों को थोड़ा सा हिला देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कुछ भी हुआ था, मियाँ साहब कहते थे उसके लिए जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर फैज़ हमीद उसके लिए जिम्मेदार हैं। एक उस वक्त के आर्मी चीफ थे और एक उस वक्त के DG ISI थे। मियाँ साहब कहते थे ये दोनों जिम्मेदार हैं जो कुछ मेरे साथ हुआ है और इन्होंने अदलिया के जरिए से मेरे खिलाफ फैसले कराए। मियाँ साहब ये कहते थे। अभी फैसलों के ऊपर मैं आता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि इनमें से जो आर्मी चीफ थे उनको एक्सटेंशन दी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2019 में। 2019 में मियाँ नवाज शरीफ साहब के वोट के बगैर एक्सटेंशन मुमकिन नहीं थी क्योंकि मामला अदालत में चला गया था। मियाँ साहब ने एक्सटेंशन के लिए अपने तमाम लोगों को कायल किया और सबने जाके जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। तो मियाँ साहब का बयानिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जीरो हो गया उस दिन। अब नहीं हो सकता कुछ। अब मियाँ साहब ने क्योंकि एक्सटेंशन दे दी है और साथ खड़े हो गए हैं तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो तो बयानिया इनका बढ़ गया मियाँ साहब का एक्सटेंशन देते, और मियाँ साहब ने डील भी ले ली उसके बदले में। यानी उसी साल के इख्तिताम पे 2019 में जब वो एक्सटेंशन दे रहे थे, उन्हीं दिनों में कुछ अर्सा पहले डील करके वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे मियाँ साहब। तो एक तो डील करके पाकिस्तान से मियाँ साहब बाहर गए और बकौल शाहिद अफरीदी के जो NRO है या डील है, ये इदारे देते हैं। वज़ीर आज़म का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। शाहिद अफरीदी साहब को जिसने भी ये बात बताई, बात तो उसने ठीक बताई, लेकिन ये करने वाली बात नहीं थी। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब का एक वो है नहीं, सियासी दिमाग नहीं है, तो उनको आइडिया नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं। जो किसी ने उनको बात सुना दी, किसी ऑफिसर ने या किसी बंदे ने, वो उन्होंने आगे TV पे बोल दी। तो सियासत के अंदर ज़रूरी है कि आपको पता हो कि क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आपको पता हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या नहीं बोलना। तो शाहिद अफरीदी साहब सीखेंगे सियासत की अलिफ बे या ABC तो उन्हें समझ आ जाएगी। बहरहाल मियाँ साहब ने डील ली, मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर गए। मियाँ साहब ने उसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जिसको वो अपने खिलाफ साजिश का हिस्सा समझ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, 2016-17 वाला मामला जो था। तो अब उन्हीं को एक्सटेंशन दे दी मियाँ साहब ने। तो जब एक्सटेंशन दे दी तो फिर गिला कैसा, शिकवा कैसा? अब तो आप नहीं कर सकते मियाँ साहब, नंबर 1। नंबर 2, मियाँ साहब ने अदलिया के खिलाफ एक बयानिया बनाया था, लेकिन वो सारा का सारा बयानिया कब उड़ गया? वो सारा बयानिया ये जो NRO 2 हुआ ना उसके अंदर उड़ गया। कैसे उड़ा? ये ऐसे उड़ा कि मियाँ साहब के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का मामला हो, अल अजीज़िया वाला केस है, अल तौफीक वाला है, हुदैबिया वाला है, रमज़ान शुगर मिल वाला है, या जाली अकाउंट्स वाला है, और बहुत सारे केसेस हैं। शरीफ ख़ानदान के जितने भी मुकदमात हैं या जितने भी केसेस थे वो सारे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ख़त्म हो गए। मेरिट के ऊपर कोई केस इनका ख़त्म नहीं हुआ, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इनके मुकदमात ख़त्म हुए। आज इमरान खान साहब के मुकदमात के अंदर उनके वकला जो हैं वो मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं। इमरान खान के शदीद मुखालिफिन राना सनाउल्लाह जैसे लोग कह रहे हैं ये केस जाली बने हैं, इमरान खान पे जाली केसेस हैं, ये नहीं टिकेंगे, मेरिट के ऊपर आते ही नहीं है। सारे अपने मुंह से कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जब भी अदालत इसको सुनेगी मेरिट के ऊपर ये उड़ जाएंगे।
لیکن نواز شریف صاحب کے کیسز ٹیکنیکل بنیادوں پر NRO 2 کی موجودگی میں جب انہوں نے حکومت بنائی، عمران خان کی حکومت گرا کر، تو قوانین تبدیل کر کے فائدے لے کر میاں صاحب کے کیسز، شہباز شریف کے، حمزہ شہباز کے، نواز شریف کے، دمادوں کے، بچوں کے، آگے پیچھے رشتہ داروں کے، سب کے کیس انہوں نے ختم کروائے، سمدھیوں کے کیس ختم کروائے، سالوں کے کیس ختم کروائے، سب کے کیس انہوں نے ختم کروائے۔ کیسے کروائے؟ داؤ لگا کے، حکومت میں آ کر قوانین کو تبدیل کر کے، سسٹم کو استعمال کر کے، NRO 2 کے ذریعے انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے ٹیکنیکل بنیادوں پہ۔ آج تک میاں نواز شریف صاحب نے جواب نہیں دیا۔ میاں صاحب بن جائیں فریق، عدالتوں میں چلے جائیں، دوبارہ اپنے کیسز کو دوبارہ کھلوا لیں اور بیرٹ کے اوپر اپنے کیسز کا فیصلہ کروائیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کا دل کرے تو آپ ایک ڈیل کریں اور NRO لے کر اپنے کیسز معاف کروا دیں، اور بعد میں انہی کیسز کی بنیاد کے اوپر جن کو آپ نے NRO لے کر معاف کروایا ہے ایک بیانیہ کھڑا کریں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو پھر کیسز کیوں نہ دوبارہ کھل جائیں آپ کے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ اس کا فریق بنے، کیونکہ اب یہ کریں گے کیا؟ یہ اس کو پھیلائیں گے، رائتہ اتنا پھیلائیں گے، معاملے کو اتنا پھیلائیں گے کہ اصل چیز سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے۔ جو خط والا معاملہ ہے لوگ اس کو بھول کر یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ میاں صاحب نال بھی زیادتی ہوئی تو عمران خان نال بھی زیادتی ہوئی۔ ایسا نہیں ہے میاں صاحب، آپ نے زیادتی کی ہے اور عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ نے آج تک اپنی ویلتھ کا حساب نہیں دیا، آپ نے آج تک کرپشن کے کیسز میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا، سارے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ بچتے رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان اپنے مقدمات کو لڑ رہا ہے، وہ جیل سے بھاگ کر ڈیل نہیں کر رہا، اور آپ ڈیل کر کر ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ میں اور عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب میاں صاحب جو ہیں وہ ججوں کے اوپر تکیہ رکھیں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ان کی پہلے ہی ڈیل ہو چکی تھی، اور جو ریٹائر ججز ہیں ان کے اوپر اب یہ انتقامی کارروائی کریں گے، لاؤ جی ان کو عدالتوں میں، بلاؤ جی ان کو عدالتوں میں۔ ہو سکتا ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس کے اندر ان کی مدد بھی کریں میاں صاحب کی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ یا کوئی چیز ہوتی ہے یا پروسیڈنگ ہوتی ہے جو عدالت کی، ہم دیکھتے ہیں کہ PMLN اس سے خوش رہتی ہے یا ان کو وہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں۔ ہر ذاتی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ قانونی طور پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ PMLN ان چیزوں سے خوش ہوتی ہے۔ اب میاں صاحب کے قریبی صحافیوں سے انہوں نے یہ بیانیہ پھیلایا کہ میاں صاحب انقلابی بننے جا رہے ہیں، لیکن مہنگائی، بے روزگاری، غربت، حالات کی خرابی، بد امنی، یہ ساری چیزیں اور بیڈ گورننس، اس کی موجودگی میں کیا نواز شریف کا کوئی بیانیہ بکے گا جس وقت اس کا اپنا بھائی وزیر اعظم اور بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ مریم نواز نے 4 دن کے بعد ان کی حکومت جاگی ہے بہاول نگر والے واقعے کے اوپر، 4 دن کے بعد جاگی ہے۔ اچھا، پولیس نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا میں اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ اب پولیس نے کہا جی کہ یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ 300 بندہ کوئی استعفیٰ دے کر چلا گیا، اور کوئی IG آفس میں 50 سے زائد سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کے استعفے آ گئے، اور یہ وہ سب، یہ واقعی فیک نیوز ہے۔ دیکھیں، اتنے بڑے پاکستان میں لوگ غیرت کھاتے ہیں، لوگ غصے میں آتے ہیں اکا دکا، کبھی کوئی کانسٹیبل، کبھی کوئی سب انسپیکٹر، کبھی کوئی اور، وہ اکا دکا جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1 درجن کے قریب ہوگی میکسیمم پورے پنجاب کے اندر، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو اور ہمارے نالج میں نہ ہو۔ تو ایگزیکٹ رپورٹ تو پتہ چلے گی جب اداروں میں سے آئے گی، اور سورسز بتا بھی دیتے ہیں، لیکن یہ 300 بندے، 500 بندے، یہ فیک نیوز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کے اندر غیرت جاگنا شروع ہو جائے نا، تو پھر ملک کا کایا پلٹ جائے، حالات بالکل بدل جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، اور ایسا ابھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہ چیزیں زیادہ دور بھی نہیں ہیں ایسا لگتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا تگڑا جلسہ کیا جی پشین میں، اور اب وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں کوہاٹ میں، اور کوہاٹ میں بورڈ چوک ہے جہاں پہ یہ جلسہ کریں گے، اور انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب آ جائیں اسی بات پہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، مہنگائی، عام آدمی کی کمر توڑنا۔ اس کے اوپر جو ہیں وہ مزمل اسلم، جو پاکستان تحریک انصاف کے اور خیبر پختونخوا کے اس وقت ایڈوائزر بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ملک کی معاشی کمر ٹوٹ چکی، مگر فیصلہ سازوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جمہوریت کو خطرہ صرف فارم 47 کی جماعتوں سے ہے۔ 2 خاندانوں نے ملک اور عہدوں پر قبضہ کر کے ملک کو جام کر دیا ہے۔ واقعی میں جو معیشت کی صورتحال ہے نا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ PMLN کے اپنے لوگ، یعنی مجھے 1-2 جگہ پہ لوگ ملے، ایک شادی میں بھی لوگ ملے، ان کے منہ اترے ہوئے تھے، وہ بہت پریشان تھے، اور ان کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بیڑا غرق کر دیا معیشت کا پچھلے 16 مہینے کی ان کی حکومت نے، پھر نگران حکومت نے، اور اب جو حکومت آئی ہے اب بھی ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیسے چلانا ہے، کیونکہ جس نے معیشت کو چلانا ہے اس کا تعلق ان کی پارٹی سے نہیں ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے چلا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ آئی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، ورلڈ بینک کی بھی ایک رپورٹ تھی ملتی جلتی،
एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी एक रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो एशिया का सबसे महंगा मुल्क बन चुका है इस वक्त। इस साल भी पाकिस्तान एशिया का सबसे महंगा मुल्क रहेगा, अगले साल भी पाकिस्तान एशिया का सबसे महंगा मुल्क रहेगा, पिछले साल भी पाकिस्तान एशिया का सबसे महंगा मुल्क था। यह किया जी इस हुकूमत ने। और इससे पहले इमरान खान के दौर में यह आदादोशुमार नहीं थे कि हम सबसे महंगे थे, हमारा कहीं नीचे जाके नंबर आता था, वो डाटा मैं चेक कर लूंगा। लेकिन सबसे महंगा मुल्क एशिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान इस वक्त है। और दूसरी जो अलार्मिंग बात है वो ये है इस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं उनके नतीजे में पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो भी बहुत स्लो है। यानी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि फटाफट ये हालात ठीक हो जाएंगे या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। आमदन लोगों की लगातार नीचे जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, और लिविंग के लिहाज से, शहरियों के रहने के लिहाज से पाकिस्तान इस रीजन का सबसे महंगा मुल्क बन चुका है। नाज़रीन, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, मैं उस पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है और बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ज़िला नौशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ये मुसाफिर थे, ये जा रहे थे, इनमें से 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 5 ज़ख्मी हो गए हैं। ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, मुबैना तौर पे पहले इनको अगवा किया गया और उसके बाद नाकाबंदी करने के बाद इन लोगों को कत्ल किया गया है। और ये बहुत अफसोसनाक है, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लोग ईरान और इराक़ जा रहे थे ज़ियारतों के लिए, कुछ लोगों का कह रहा है कि तिजारत वगैरह के लिए, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन एक्चुअली ये लोग जो हैं वो वहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, इनको उतारा गया दहशतगर्दों की जानिब से, और जो अस्करियत पसंद हैं उन्होंने इनको जान से मार दिया। ये जाँ बहक हो गए हैं, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बलूचिस्तान में, कबायली इलाकों में, और स्पेशली जो गिलगित बल्तिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम में तेज़ी लाने की ज़रूरत पड़ गई है। बहावल नगर का जो वाक़या है उसकी तहकीकात के लिए एक JIT बना दी गई है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो स्पेशल सेक्रेटरी होम हैं फजलुर रहमान, वो कन्वीनियर हैं। उसके अलावा कमिश्नर बहावलपुर को इसमें शामिल किया गया है और DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा को इसमें शामिल किया गया है। और ISI और IB का एक नुमाइंदा भी JIT का हिस्सा होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का और ISI का। तो ये जो ISPR ने कहा था कि एक मुश्तरका टीम बनेगी, अब देखते हैं 72 घंटे के अंदर ये क्या रिपोर्ट बनाकर हुकूमत को पेश करते हैं। नाज़रीन, खबरें तो और भी हैं लेकिन यहाँ तक मेरे ख्याल में इसको रोकते हैं, बाकी खबरें आपको अगले व्लॉग में देते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।